हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 29। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत ने 29 मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया है और इसका आयोजन 12 से 23 जून 2024 तक किया गया है। और ये जो ब्रिक्स गेम्स आयोजित किए जाते हैं, इनका आयोजन ब्रिक्स देशों के द्वारा किया जाता है। तो जिस देश के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाती है, उसी देश में ब्रिक्स गेम्स आयोजित किए जाते हैं। जैसे 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के द्वारा की जा रही है, तो इस साल इसका आयोजन रूस में किया गया है, यानी कि ब्रिक्स गेम्स रूस में आयोजित किए गए हैं। अगर हम ब्रिक्स गेम्स 2024 के मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर रूस रहा है। रूस ने 262 गोल्ड मेडल, 141 सिल्वर मेडल और 99 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 502 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर बेलारूस रहा है। इसने 55 गोल्ड, 85 सिल्वर और 107 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल इसने 247 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर चाइना रहा है, जिसने 20 गोल्ड, 24 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 62 मेडल जीते हैं। और फिर 8वें स्थान पर रहा है इंडिया। तो इंडिया का स्थान जरूर आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। भारत ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल भारत ने 29 मेडल जीते हैं। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। तो ये मेडल टैली काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसे ब्रिक कहा जाता था, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। तो ब्रिक की स्थापना 2006 में की गई थी। फिर इसके बाद 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। इस प्रकार से ब्रिक्स बन जाता है। तो पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन कब हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा, 16 जून 2009 को। और 16 जून 2009 को यह सम्मेलन रूस के एकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में है। वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं। तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये तो पहले से थे, लेकिन इस साल यानी 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 5 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। तो प्रदीप सिंह खरोला अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर बने हैं। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो भरथरी मेहताब की बात करें तो यह लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने हैं और एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं एनटीए की। तो एनटीए अभी काफी चर्चा में है, क्योंकि जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें गड़बड़ी हुई है और नीट का एग्जाम कराने वाली जो संस्था है वो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसलिए इस एजेंसी पर काफी सवाल उठ रहे थे। तो उसके जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार सिंह, उनको पद से हटा दिया गया है और अब उनके स्थान पर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का डायरेक्टर जनरल यानी डीजी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदीप सिंह खरोला की, तो वो इंडियन ट्रेड
प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के CMD है वर्तमान में। बात करते हैं NTA की, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, तो इसका गठन 2017 में किया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, और जो NTA है ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी कि यह एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इस बात को भी आप याद रखिएगा। NTA का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे BSNL के निदेशक अभी हाल ही में सुधाकर राव बने हैं। धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार केके बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बने हैं। PM मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा बने हैं और नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष गिरीश तांती बने हैं और UNSCR के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने हैं, जो कि एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लागू कर दिया है। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिन के कारावास का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें काफी गड़बड़ी हुई थी, तो इसी गड़बड़ी को देखते हुए सरकार के द्वारा एक नया कानून लागू किया गया है और ये कानून है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो इस कानून को जरूर आप नोट करिएगा। इसे लोक परीक्षा कानून 2024 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको 21-22 जून 2024 को लागू किया गया है, यानी कि 21-22 जून की जो रात थी उसमें इसको लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जब ये कानून बना था तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति कब दी गई थी? 25 फरवरी 2024 को। और ये जो कानून है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना। ठीक है, तो इसलिए ये कानून बनाया गया। चलिए दोस्तों, इस नए कानून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर कहीं पर परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है, तो ऐसे मामलों में अगर मामला दर्ज होता है तो ये मामले संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। संज्ञेय का मतलब ये है कि इन मामलों में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी, तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी, यानी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर इस नए कानून के तहत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 10 वर्ष की सजा होगी, और अगर संगठित अपराधों में वो लिप्त होता है, यानी कि बहुत सारे ग्रुप बना करके वो लिप्त होता है, तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात आई है मॉरिशस की। तो मॉरिशस में UPI सुविधा शुरू की गई है। और नेपाल की बात करें तो भारत ने नेपाल को उपहार में अभी हाल ही में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें प्रदान की हैं। श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका ने अभी हाल ही में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत की 2 दिन की यात्रा पर आई हैं। तो इस यात्रा के दौरान ही भारत और बांग्लादेश के बीच में कई समझौते हुए हैं। डिस्कस करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए देश में ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू की जाएगी। यानी अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक है और वो भारत अपना इलाज कराने आता है तो उसे ई-मेडिकल वीज़ा दिया जाएगा भारत के द्वारा। इसके साथ ही एक और समझौता हुआ है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में एक नई एम्बेसी खोली जाएगी। दोनों देशों ने रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी समझौता किया है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट समझौते डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में चाबहार बंदरगाह के लिए भारत और ईरान के बीच में 10 साल का समझौता हुआ है। यानी चाबहार बंदरगाह को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर लिया है।
हाइड्रोजन बस के लिए अभी हाल ही में भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत भारतीय सेना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 15 हाइड्रोजन बसें प्रदान की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में SBI कार्ड ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयना पत्रोडू चिंता कयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आयाना पत्रोडू चिंता कयाला। इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, ओडिशा की बात करें तो सुरमा पाढ़ी अभी हाल ही में ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। इस बात को आप याद रखिएगा। तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गद्दाम प्रसाद कुमार। और महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राहुल नार्वेकर। इनको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की, तो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं आयाना पत्रोडू चिंता कयाला। तो उन्हें आंध्र प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, कुछ आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल 93 में यह कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 178 ये कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो ये दो आर्टिकल भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अमरावती इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण। विधानसभा की 175, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की लोकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। L&T कंपनी के द्वारा आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। मिलन नौसेना अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया है। और भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ 2023 में एम्फैक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। देखिए यहां पर बात आई है जेवर एयरपोर्ट की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। सूरत एयरपोर्ट की बात करें तो इसको अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है और ये गुजरात राज्य में है। और भोगापुरम एयरपोर्ट की बात करें तो इसे आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में किया गया है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। दोस्तों, इस सुविधा के लॉन्च होने के बाद जो यात्री हैं उनका सफर तेज हो जाएगा, आसान हो जाएगा और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो देखिए, जब यात्री एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनके सामान की चेकिंग होती है, उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन इस सुविधा के लॉन्च होने के बाद ये सभी झंझटें खत्म हो जाएंगी। 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण पाली राजस्थान में किया गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है?
HDFC बैंक। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। और मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया देश ने अभी हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है। यहाँ पर बात आई है तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान ने अभी हाल ही में महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है, यानी वहां पर बैन लगाया गया है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है और वह समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में आर्मेनिया देश के द्वारा आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की गई है और इससे पहले अभी कुछ समय पहले स्लोवेनिया, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान की थी। और अगर हम पूरी दुनिया के लेवल पर देखें तो 145 से अधिक देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, इसमें भारत भी शामिल है। फिलिस्तीन की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो मैप देख पा रहे हैं ये इजराइल का मैप है और ये जो आप ब्राउन कलर में देख पा रहे हैं ये फिलिस्तीन का मैप है। ठीक है, तो ये काफी विवादित नक्शा माना जाता है, तो काफी विवाद है इसकी जगह को लेकर के। तो अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो इसका जो प्रशासनिक केंद्र है वो है रामल्ला। राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफा और यहाँ पर 3 प्रकार की करेंसी चलती है, मिस्र पाउंड, इजरायली न्यू शैकेल और जॉर्डनियन दीनार। तो ये सभी मुद्रा चलती हैं यहाँ पर। बात करें अगर हम आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेसस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। इसकी राजधानी एरेवान है। राष्ट्रपति हैं वहागन खातोरयान, प्रधानमंत्री हैं निकोल पासिनयान और करेंसी है यहाँ की द्राम। तो करेंसी जरूर आप याद रखिएगा कि आर्मेनिया की करेंसी को द्राम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है और ये बैठक 22 जून 2024 को आयोजित की गई है। देखिए दोस्तों, इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और औजार किटों के आयात पर 5% की एक समान दर से IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया जाएगा। इसके अलावा सभी दूध के डिब्बे, चाहे वो स्टील का डिब्बा हो, लोहे का डिब्बा हो, एल्यूमिनियम का डिब्बा हो, चाहे उसका उपयोग कुछ भी हो, उस पर 12% का GST लगाया गया है। और इसके अलावा सभी सौर कुकर, चाहे वे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत उपयोगी हों, उन पर भी 12% का GST लगाया गया है। तो ये कुछ नए GST लगाए गए हैं अभी हाल ही में। GST से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो GST को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। तो GST को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत का जो GST है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में GST विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है इंडिया में। GST को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? असम। GST को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था। GST काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था और GST के लिए जो बिल लाया गया था वह 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। GST बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। GST में 5 प्रकार की दरें होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेड ने। तो गोल्डन थ्रेड नामक एक शॉर्ट फिल्म है, तो उसने अभी हाल ही में 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है। अच्छा, यहाँ पर बात आई है ओपेनहाइमर की।
तो ऑस्कर अवार्ड 2024 की बेस्ट फिल्म कौन है? ओपेनहाइमर। 12th फेल की बात आई है तो 12th फेल को अभी हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। तो इस साल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 18वां संस्करण मनाया गया है और इसका आयोजन 15 से 21 जून 2024 तक किया गया है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका आयोजन किसने करवाया है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। थीम क्या थी? भारत में अमृतकाल। तो ये सभी फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर कुछ प्रमुख पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। जैसे वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सुब्बैया नल्लामुथु को। यहाँ पर आप सुब्बैया नल्लामुथु को देख सकते हैं। गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया गया है गोल्डन थ्रेड को, जो कि निष्ठा जैन के द्वारा निर्देशित फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म का अवार्ड दिया गया है सौर मिल्क को, जो कि एस्टोनिया देश की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है जिमा को, जो कि पोलैंड की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्त चित्र फिल्म, जो कि 60 मिनट से अधिक की है, तो उसमें किसे अवार्ड दिया गया है? 6A आकाश गंगा को। और इस फिल्म को निर्मल चंद्र के द्वारा निर्देशित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है निर्जरा को, जो कि गौरव पति के द्वारा निर्देशित है। और सर्वश्रेष्ठ छायाकार का अवार्ड दिया गया है वाबिन दुलाल को, जो कि नेपाल के हैं, और सूरज ठाकुर को, जो कि भारत के हैं। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस। तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं पैट कमिंस। तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान लगातार 2 मैचों में हैट्रिक ली है और इस प्रकार से वो दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर लगातार 2 मैचों में हैट्रिक ली है। तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं पैट कमिंस। तो उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में तो पहले ली थी बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक और फिर इसके बाद अगले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं क्रिस जॉर्डन, उन्होंने भी T20 विश्व कप 2024 के अंदर हैट्रिक ली है और उनकी जो ये हैट्रिक है, ये तीसरी हैट्रिक है। यानी 2 हैट्रिक तो पैट कमिंस ने ली है और तीसरी हैट्रिक क्रिस जॉर्डन ने ली है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो कल पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? भर्तृहरि मेहताब। सुरमा पाढ़ी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? ओडिशा। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमणी। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 63। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा देश बना है? भारत। और वैसाले सैरेबी का संबंध किस देश से है जो भारतीय रग्बी टीम के कोच बने हैं? फिजी। किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है? तजाकिस्तान। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कितने दिन की भारत यात्रा पर आई हैं? 2 दिन की। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के घास के मैदान डिस्कस करेंगे, जैसे लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं और इसके अलावा कैटिंगा और सेराडो और कैंपोस ये ब्राजील में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में। सबाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। प्रेरी अमेरिका में। पुस्ताज हंगरी में और स्टेपी यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। 2024 में इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।